न रोशनी का न धुएं का पता देता है, कोई ख्वाबों का महल यूं भी जला देता है। ख्वाबों का महल किसने किसका जलाया है, आज बात करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। नौकरियां मिलती रहनी चाहिए, मगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जो कुछ राजस्थान हाई कोर्ट में हुआ, आरपीएससी वाले क्यों भद पिटवा रहे हैं, बात यह भी करेंगे। और आरपीएससी को कैसे साफ किया जा सकता है, बात यह भी करेंगे। हनुमान बेनीवाल फिर से दिखा दिए कि रात भर इस ठंड में जनता के साथ धरना देने की कुवत किसी नेता के पास है तो उन्हीं के पास है। और बाबा भागे जा रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, मतलब क्या है समझाएंगे यह भी कि किस तरह से मंत्री के विश्नोई ने बाड़मेर के कांग्रेसियों में जान भर दी है, बात यह भी करेंगे कि राजेंद्र राठौड़ क्यों युवा दिखना चाहते हैं और पराक्रम राठौड़ कहां पराक्रम दिखा रहे हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं। भजनलाल शर्मा आज युवा महोत्सव में आए थे और बोल रहे थे कि हम राजस्थान में नौकरियों का बहार लेकर आने वाले हैं। अच्छा लगता है सुनकर, क्योंकि हमारी जंग यही रहती है कि राजस्थान में युवाओं को नौकरियां मिलती रहनी चाहिए। पर जब बार बार ये कहते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं साफ सुथरी हो रही है, पेपर लीक नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है कि बाबूलाल कटारा ने जो कहा था कि मुख्य परीक्षा नियंत्रक की बड़ी जिम्मेदारी होती है राजस्थान लोक सेवा आयोग में, वो अपने बयान में कहा है। आशुतोष गुप्ता इतने लंबे समय से वहां क्यों बैठे हैं जब बारी बारी से लोग इस्तीफा दे चुके? क्या मुख्य परीक्षा नियंत्रक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? अगर जिम्मेदारी नहीं होती है तो फिर सरकार उनकी जिम्मेदारी तय करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आरपीएससी में कुछ भी अब अवशेष के नाम पर भग्नावशेष गहलोत सरकार का नहीं बचना चाहिए। पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में संजय स्रोतिये पहुंचे थे यह कहने के लिए, हुजूर बाबूलाल कटारा ने रामूराम रायका ने किया होगा, हमारा क्या दोष। जज साहब ने बस इतना ही कहा कि हाथ की दो उंगलियां अगर कोई काम कर रही है तो हाथ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उल्टे पांव भाग छूटे। अब ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है कि कोई आरपीएससी का अध्यक्ष कहे कि नीचे का सदस्य क्या काम कर रहा था हमें पता नहीं। मंजू शर्मा भी आई थी, मंजू शर्मा ने कहा कि हम तो निर्दोष हैं। जज साहब ने कहा निर्दोष हैं तो फिर इस्तीफा क्यों दिया था? ऐसा क्या हो गया था कि भागने की जरूरत पड़ गई? संगीता आर्य भी आई, हुजूर हमारा भी नाम सिंगल बेंच के जज साहब ने गलत ही ले लिया, हम तो पाक साफ हैं। जज साहब ने पूछा बाबूलाल कटारा किसे किसे बता रहा था कि कौन कौन से कपड़े किस रंग के पहनकर आए हैं, यही चली गई। मतलब जिस तरह के आरोप आरपीएससी पर लगे हैं, ये दुस्साहस की प्रकाष्ठा है कि आप हाईकोर्ट में चले जाएं कि हमें आरोप मुक्त कीजिए, जबकि आज कुछ नहीं करना था। वकील साहब को, हालांकि हरेंद्र नील जी ने याचिका लगा रखी है एडवोकेट साहब ने, अगर वो बाबूलाल कटारा का इकबालिया बयान आ जाता अब तक तो बस डबल बेंच के जज के सामने रख देना था कि हुजूर किसने किसने क्या किया है, बाबूलाल कटारा बता रहा है। जो पाक साफ होने के लिए कोर्ट की मुहर लगवाने के लिए आए हैं उन्हें भी पढ़ा दीजिए। बाबूलाल कटारा कह रहा है आदिवासी समझ के फंसा दिया और बाकी सब मौज कर रहे हो, सब मिले हुए थे हुजूर। पर ठीक है, अब पता नहीं आज जो चयनित थे उनकी तरफ से सुनवाई पूरी हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन में डबल बेंच भी फैसला दे ही देगा। और जिस तरह से जज साहबों का रुख है, ऐसा लग रहा है कि
आंदोलन करने वाले युवाओं की जीत होगी। पर राजस्थान सरकार का पक्ष मुझे लग रहा है कि पता नहीं किस फाउंडेशन पर है, किस नींव पर है, पर कमजोर दिखाई दे रहा है कि हम छांट लेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि छांटने की प्रक्रिया अब तक कोई दिखाई दे नहीं रही है। पर इसके बावजूद भजन लाल शर्मा युवाओं के बीच लोकप्रिय होने का दावा कर सकते हैं, कर इसलिए सकते हैं कि अभी तक एक भरोसा मिला है कि पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, और अभी तक ये भरोसा मिला है कि नौकरियां मिल रही है, नौकरियां देने की रफ्तार बढ़नी चाहिए। गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे और कांस्टेबल जो नियुक्त हुए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देकर गए और सीना चौड़ा करके बोल रहे थे कि इन्होंने अपने मेहनत के आधार पर यह नौकरी पाई है, सिफारिश या पेपर लीक के आधार पर नहीं। सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लड़का जब पढ़ लिख कर नौकरी पाता है तो एक लड़का नहीं पाता है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार जद्दोजहद करता रहता है। गांव में जमीन बेचकर बाप भेजता है शहर में पढ़ाई करने के लिए, और पेपर लीक हो जाता है तो समझिए कि पूरे समाज के अरमान टूटते हैं, एक परिवार के नहीं। पर कांस्टेबल जो नियुक्त हुए हैं अशोक गहलोत सरकार में, वो भी साफ सुथरे नहीं थे। वीके सिंह ने 2024 सितंबर में एक चिट्ठी भेजी थी सभी विभागों को कि अपने यहां जांच करके बताइए कि गहलोत सरकार के दौरान जो भर्ती हुई है उनमें कितने साफ सुथरे हैं और कितने दागी हैं। साहब 30 से ज्यादा कांस्टेबल अकेले दागी नजर आए जालौर जिले में। अशोक गहलोत ने कोई नौकरी ही नहीं छोड़ी, क्या कांस्टेबल और क्या सब इंस्पेक्टर, क्या आरएस और क्या पटवारी। अब आरएस परीक्षा की कहानियां तो मैं कितनी बार आपको कह चुका हूं, पता नहीं अगर पुलिस भर्ती के विभाग है वो जांच कर सकता है, तो मुझे लग रहा है कि आरएस के जांच के लिए भी कोई विभाग होना चाहिए जो पता करे कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि सभी विभागों से नाम आना चाहिए। कुछ एक विभागों से नाम आए ठीक नहीं है, क्योंकि वीके सिंह ने ऐसा पाया था कि अकेले एसओजी ये जांच नहीं कर सकती है कि 5 साल में कितने फर्जी नौकरी सरकारी लगी है, क्योंकि भारी संख्या है, इतनी भारी संख्या है कल्पना से परे है। टीचरों का कितनी बड़ी जखीरा पकड़ा गया था, आपने देखा ही था विभाग के दौरान। तो सभी विभाग अगर काम करें तो मुझे लग रहा है कि लाखों ऐसे लोग राजस्थान में 5 साल में नौकरी पाए पकड़े जा सकते हैं। पर मुझे लग रहा है कि एसओजी मजबूती से काम करती हुई दिखाई दे रही है, और इसका परिणाम ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार कह रही है कि आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जब मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। इंतजार रहेगा हमें भी। इधर मालवीय जी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी, इनकी कहानियां बहुत सारी कही जाती थी। बाबूलाल कटारा के लगाने नहीं लगाने में, सिफारिश में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस से आए दागी नेताओं को साफ कह दिया है कि यहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि दागी लोगों को हम ढो नहीं सकते हैं, इसलिए जो जहां से आया है वहां से वहां पर लौट जाए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में अपने भारी विरोध को देखते हुए और मुख्यमंत्री निवास में नो एंट्री को देखते हुए कांग्रेस की तरफ फिर से पैर बढ़ाया है। मगर कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, आपको आश्चर्य होगा या फिर दुखी भी हो सकते हैं और हंस भी सकते हैं। एक व्यक्ति जो पार्टी छोड़ कर गया है वो घूम घूम कर माइक पर कह रहा है बस मैं कांग्रेस में आ ही गया हूं, किसी दिन घोषणा हो जाएगी, बड़ा जलसा करूंगा, बुला लूंगा, उस दिन कांग्रेसी हो जाऊंगा। इतनी बड़ी पार्टी की हालत यह है कि छोड़ के जाने वाला कह रहा है कि मैं आ गया हूं, तुम ले लो। मतलब पार्टी की कोई मर्जी नहीं है, घूम घूम कर माइक पर बाइट दे रहे हैं, यह बयान दे रहे हैं कि बस मैं आ गया हूं और कांग्रेस में आने मेरी औपचारिकता है, बस समझ लो कि हो ही गया हूं। क्या पार्टी की हालत हो गई है। ये जब शामिल हुए थे बीजेपी में तो उस दिन पार्टी मुख्यालय में कहे थे कि हमारी शुरुआत ही यहीं से हुई है,
हम तो बीजेपी के से ही शुरुआत किए हैं। अब कह रहे हैं कि दम घुट रहा है इसलिए कि बीजेपी इस बोझ को लेकर नहीं चलना चाहती कि कांग्रेस के सारे दागी नेता बीजेपी में चले गए हैं पाक साफ होने के लिए। राजेंद्र यादव भी अब बस आने ही वाले हैं, और कहने वाले तो कह रहे हैं कि लालचंद कटारिया भी बस आने ही वाले हैं। अशोक गहलोत के यहाँ ये बैठे ही रहते हैं, ये कोई बीजेपी में नहीं बैठते हैं, अशोक गहलोत के यहाँ ये बैठे ही रहते हैं। अब अशोक गहलोत के यहाँ से उठकर बस कांग्रेस के मुख्यालय में बैठना है। मगर कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि कम से कम एक नजीर तो पेश करे। जो छोड़ के गए हैं ऐसे समय में उन्हें लगे कि पार्टी छोड़ना कितना मुश्किल काम है, आना कितना मुश्किल हो सकता है। अब चलो मेवाराम जैन और बालूनदेव तो निकाले गए थे इसलिए ले लिया, जो छोड़ कर गए हैं वही कहने लगे घूम घूम कर कि बस मैं आ गया। समझिए पार्टी की हालत क्या है। पर कांग्रेस को लगता है कि मनरेगा हमारे लिए संजीवनी है। मनरेगा के आंदोलन को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और एक दूसरी तरफ बाड़मेर में हेमाराम चौधरी इस उम्र में, इस ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं। एक शख्स जो इस तरह से धरने पर बैठा हुआ है सरहद के इलाके में, जिसने कभी कहा था कि हमारी उम्र हो गई है, अब चुनाव नहीं लड़ने की, युवाओं को मौका देना चाहिए, वो शख्स युवाओं से मुकाबला कर रहा है धरना देने के नाम पर। इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कोई मुझसे बातचीत करने तक के लिए नहीं आए हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो हमें समर्थन दे रही है। दरअसल ये इकलौता व्यक्ति उस इलाके में कांग्रेस में जान डालने जा रहा है। बीजेपी ने बड़ी भूल की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट समेत पूरी कांग्रेस हेमाराम चौधरी के साथ वहां पर खड़ी नजर आएगी, यह बताने के लिए कि जाति के आधार पर क्षेत्र का बंटवारा राज्य के हित में नहीं है। अब के बिश्नोई कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो इनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं, प्रशासनिक दृष्टि से हमने फैसला लिया है गैर जाट और जाट इलाकों को अलग करने का। मुझे लग रहा है कि ये विभाजन की राजनीति अक्सर उल्टा पड़ जाया करती है, थोड़ा सा वक्त लगता है। अब के बिश्नोई ने जो सोच कर किया है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मगर इसके बदले वहां कांग्रेस में जान भी आ सकती है। वैसे कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि मनरेगा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। यही नरेगा मनमोहन सिंह को वापस रिपीट कराया था। क्या यही मनरेगा ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की साख खड़ी कर पाएगा? इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा लगा देख के, बड़ी संख्या में ये कांग्रेस के नेता आए थे धरने पर। अक्सर कांग्रेसी मुझसे नाराज हो जाया करते हैं, मगर मैं हमेशा यही कहता हूं, इतनी बड़ी पार्टी है, सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए नहीं निकलोगे तो किसके लिए निकलोगे? मगर मनरेगा के आंदोलन में कांग्रेसियों की संख्या अच्छी थी, जहां पर ये सारे नेता बैठे थे। नेता ही ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम ही दिखाई देते हैं, मगर बड़ी संख्या में आए थे, और इनकी योजना है कि इसे लगातार हमें आगे बढ़ाना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मनरेगा के आंदोलन को राजस्थान में मजबूती दें, पर मुझे लग रहा है कि इसके लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है, और बीवी राम जी को इस तरह से पेश करने का प्लान किया जा रहा है कि गांव में यह बताया जाए कि वो गारंटी कमजोर थी, ये गारंटी मजबूत है। वो 100 दिन की थी, 125 दिन की है। वहां भुगतान में देरी होती थी, यहां भुगतान हाथ के हाथ होगा, और वहां फर्जीवाड़ा होता था, यहां फर्जीवाड़ा नहीं होगा। और इसी दिशा में आज दिया कुमारी किशनगढ़ के पाटन में लोगों को संबोधित कर रही थी। दोनों तरफ से कोशिश जारी है। और ये हनुमान बेनीवाल देख रहे हैं, गाहे बगाहे कभी भी ये भीड़ जब आए तो समझिए हनुमान बेनीवाल की भीड़ है। हनुमान बेनीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं राजस्थान में जिनकी विधानसभा सीट तो 0 है, मगर जनता में हीरो हैं। अब बताइए, अवैध खनन, रिया की बाड़ी में अवैध बजरी के खनन के खिलाफ कोई मीटिंग बुलाए और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो इसे क्या कहेंगे? क्योंकि भरोसा है कि बेनीवाल है तो सुनवाई होगी।
4 बजे सुबह तक इस ठंड में ये बैठे रहे, इतनी भीड़ लेकर। मौके पर अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि 2 दिन में हम फैसला लेंगे, क्योंकि जनता चाह रही है कि उस इलाके में बजरी के जो खनन है उस पर रोक लगे, और जिस इलाके में जनता नहीं चाह रही है वहां होना भी नहीं चाहिए। हनुमान बेनीवाल जनता के मुद्दों पर लगातार लड़ रहे हैं, अपनी शिकायत भी वो बताते रहते हैं कि देखो, कोई भी हो, हमारी जाति का हो, बाहर की जाति का हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैं समझौता नहीं करता, और हमारे ऊपर लेस मात्र का दाग नहीं है, यही हमारी पूंजी है, और इसीलिए तुम हमारे साथ रहो। मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो समझा रहे थे कि ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण हो, गरीब राजपूत हो, या दूसरी जाति के हो, सबसे पहले इस देश में गरीब सवर्ण जातियों के आरक्षण की मांग मैंने ही की थी। इसलिए आप फेसबुक पर उल्टा सीधा लिखकर झगड़े में मत पड़ो। इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुनबे को बड़ा करना है। मगर इंदिरा बावड़ी की भाषण सबसे अच्छा लगा। यह सुबह 4 बजे का दृश्य है, जब अधिकारी आए थे मौके पर और लोगों को बता रहे थे। इंदिरा बावड़ी का सबसे अच्छा लगा, नहीं, सोना देवी बावरी थी शायद, तो उनका ये वो कह रही थी कि देखिए, इतनी भीड़ आई है और इक्के दुक्के बावरी समाज की महिलाएं हैं, महिलाओं को ज्यादा आना चाहिए। हनुमान बेनीवाल को, अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को आगे करके महिलाओं को पार्टी से जोड़ें तो ज्यादा ठीक रहेगा। पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मन जयपुर में कम लगता है। अभी वो अलवर के सर्किट हाउस में सलामी ले रहे हैं, और वहां पर नजर आ रहे थे जब रात को गांव में किनारे आग तापते हुए जन सुनवाई कर रहे थे। अब मंत्री पद छोड़ नहीं रहे हैं, मगर जन सुनवाई के नाम पर अपनी जो इनकी आदत है कि लोगों के बीच रहें और आंदोलन के तरीके को अपनाए रहें, उस पर काम कर रहे हैं। पर इनका मन, लोग कह रहे हैं कि जयपुर में क्यों नहीं लग रहा है? क्या इंतजार की इंतहा हो रही है? इंतहा के बाद का अगला कदम क्या है? क्या मंत्रिमंडल में विस्तार का इंतजार कर रहे हैं? क्या सरकार के किसी गड़बड़ कदम का इंतजार कर रहे हैं? पर एक तरह से बड़े मुद्दों पर खामोशी और इस तरह के आयोजनों में उनके जो नाच हैं, नाच गाने हैं, ठुमके हैं, डांस हैं, ये बता रहे हैं कि मिजाज उखड़ा उखड़ा है, और ये उखड़ा हुआ मिजाज कब बिगड़ जाए पता नहीं। पर कानाफूसी शुरू हो गई है कि बाबा जल्दी बगावत के मूड में हैं। अब देखिए, कई बार मैं नरेश मीणा को भी देखता हूं। नरेश मीणा हमेशा ही बागी रहते हैं। उन्हें हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा से सीखना चाहिए कि कोई आंदोलन करें तो लोगों की बात कैसे मनवाएं, अधिकारियों को कैसे कन्विंस करें, अधिकारियों से रिश्ता कैसे अच्छा हो, क्योंकि लोकतंत्र का यही रास्ता है। ये नक्सलिज्म का रास्ता नहीं है कि अगर बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। लोकतंत्र में वार्ता जरिया होता है। मुझे लग रहा है कि वो भी अपने आंदोलनों के रूपरेखा को इन नेताओं के इर्द गिर्द बुनेंगे, या फिर किसी और लोकतांत्रिक तरीके के इर्द गिर्द बुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनके ही परिपक्व होने का इंतजार उनके समर्थक लंबे समय से कर रहे हैं। अब वो भी इंतजार की इंतहा हो गई है। इधर युवा दिवस पर जब ये बात चल रही है कि बीजेपी में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और युवा आगे आगे जाएंगे, तो कई राजनीति में बुजुर्ग हो चुके मगर दिल से नौजवान नेता अपने जवानी का एहसास सोशल मीडिया के जरिए करवा रहे हैं। वैसे राजेंद्र राठौड़ हमेशा से फिट रहे हैं और राजनीति में भी हिट रहे हैं, मगर चुनाव हारने के बाद राजनीति फ्लॉप हो गई थी, पर फिर भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत समझना कि हमारी उम्र हो गई है, हम दिल से भी जवान हैं और जिस्म से भी जवान हैं। अभी भी हम नौजवानों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं
और अपने फिटनेस पर ये पूरा ध्यान देते हैं। और आज भी एक ऐसे नेता हैं जिनके घर पर आप चले जाइएगा तो मंत्रियों से ज्यादा भीड़ लगी रहती है। अब ये दुखी रहते हैं कि मेरे पास क्यों आते हो, मैं कोई काम तो करा नहीं सकता, मगर लोगों की आदत पड़ी हुई है राजेंद्र राठौड़ के घर जाने का, इसलिए वो चुनाव हारने के बाद भी लोगों से घिरे रहते हैं। पर राजेंद्र राठौड़ के साथ साथ सोशल मीडिया पर मैं इनके बेटे का वीडियो भी देखा। बेटे भी राजनीति में उतरने वाले हैं, उतर गए हैं। क्या चुनावी राजनीति में उतरेंगे, क्या पिता की जगह लेंगे या इंतजार करेंगे? क्योंकि ये लोगों से तारानगर परिवार को संबोधित करते हुए मैं देख रहा था, तो लोगों ने जो गाना लगा रखे हैं, कॉपीराइट की वजह से मैं सुना नहीं सकता, मगर पराक्रम भी अपना राठौड़ दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाप बेटे की जोड़ी अब 7 चुनाव में होगी, क्योंकि बहुत सारे जो नेता हैं वो बाप बेटे दोनों ही चुनावी राजनीति में रहते हैं। राजनाथ सिंह जैसे कल्याण सिंह थे, तो हो सकता है कि बाप बेटे दोनों राजनीति में आए, मगर सोशल मीडिया के जरिए ये अपना संदेश दे रहे हैं। पता नहीं देखने वाला देख रहा है क्या। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।